चलिए, तो नेक्स्ट हम लोगों ने बैंकिंग क्लासिफिकेशन ख़त्म कर लिया है ना। तो अगर अब हम अभी तक इसको समराइज़ करने की कोशिश करें सारा, तो याद करो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद मनी, है ना। हमने मनी के सारे टाइप्स देखे और इस मनी के टाइप से ही हम डिजिटल मनी पे पहुंचे। एंड विद डिजिटल मनी वी कंक्लूडेड विद फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद है, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया। इसके बाद हमने इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने समझा मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। हमने मॉनेटरी पॉलिसी जाना कि किस किस तरीके के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, कैसे आरबीआई इन सारे टूल्स को मैनेज करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी, दोनों तरीकों से, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इसी के साथ हमने फिर आरबीआई का भी रोल इसके अंदर जाना। फिर हमने देखा कि ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के बाद जो फर्दर बैंक्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं हमारे देश में। तो पूरा बैंकिंग नेटवर्क सिस्टम हमने जानने की कोशिश की बाय स्टडीइंग द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, है ना। हमने फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पढ़े और इसके अंदर भी हमने सारा कुछ पढ़ा कि कैसे फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, और फॉर्मल कितने टाइप के हैं, इनफॉर्मल कितने टाइप के हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। इनफॉर्मल में भी हमने देखा कि कैसे एनबीएफसीज होती हैं और एनबीएफसीज को भी कौन कौन अलग अलग बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं, किसी पे डुअल रेगुलेशन है, किसी पे सिंगल रेगुलेशन है, वो सारी कहानी समझने की कोशिश की। अब यही बैंक्स में एक समस्या ये आ जाती है कि आपको पता है कोई भी बैंक कैसे फंक्शन करता है। अब बैंक फंक्शंस ऑन द लोन्स, है ना, वो लोन्स पे फंक्शन करता है। तो यही लोन्स जो बैंक के लिए एक असेट हैं, इफ दे स्टॉप परफॉर्मिंग, एक असेट परफॉर्म करना बंद कर दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनकम नहीं आ रही है वहाँ से किसी तरीके की। तो ये असेट अगर परफॉर्म करना बंद कर दे तो वी कॉल देम एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। अब यही अगला चैप्टर आपका यही है, एनपीए को स्टडी करना है। ठीक है, समझ आया इतना? कोई दिक्कत? पीछे क्लास का रिवाइज कर रहे हो आप लोग? कर रहे हो? क्या एफआरडीए फुल फॉर्म बताओ? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसी सारी एनबीएफसीज को कंट्रोल करती हैं विच डील्स विद पेंशंस। ये बॉडी है, हाँ, ये आईआरडीआई की तरह है, आरबीआई की तरह है ना। ये बॉडी है जो पेंशन रिलेटेड एनबीएफसीज को रेगुलेट करती। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लोन्स। देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ लोन्स देखें तो पहली कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। दो तरीके के लोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक होता है फिक्स्ड निश्चित ब्याज दर और एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जो चेंज होती रहती है ना, जिसकी ब्याज दर जो है तरल होती है ना, या फिर इसको बोलेंगे चलायमान, है ना, चलायमान जो चलती रहती है ना। देखो अब होता क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में मतलब सपोज आपको लोन दिया गया 5 साल के लिए और पूरे 5 साल के लिए उसका जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो 5% रहेगा, फिक्स रहेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकती है, जो चेंज हो सकती है। मान लो पहले साल में रहेगी 3%, बाद में हो जाएगी 4, फिर 5 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। मतलब बेसिकली इंटरेस्ट रेट जहाँ पे चेंज होता रहे, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन। ठीक है, जैसे कि याद करो मैंने आपको बेंचमार्क सिस्टम बताया था ना, बेंचमार्क सिस्टम। उसमें बेंचमार्क सिस्टम बताओ क्या होता है, याद करो। आप कोई भी एक बेंचमार्क ले लेते हैं, फिर उस पर स्प्रेड आता है और स्प्रेड के साथ रिस्क प्रीमियम आता है, जैसे बैंकों का इंटरेस्ट रेट जिससे तय किया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट? क्योंकि बेंचमार्क अगर मान लो आपने रेपो चुन लिया है या फिर सपोज 91 डेज ट्रेजरी बिल का यील्ड चुन लिया है, तो ये तो चेंज होता रहेगा। ये चेंज होता रहेगा तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये कैसा कहलाएगा? चलायमान ब्याज दर, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ, चलो। इसी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का एक और एग्जांपल होता है टीजर लोन। टीजर लोन इसी फ्लोटिंग रेट का एक और एग्जांपल होता है टीजर इंटरेस्ट रेट या फिर टीजर लोन्स। टीजर क्या होता है? मूवी का आता है ना टीजर। हाँ, एक छोटी सी क्लिप आती है जो बताती है कि मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन असली मूवी तो बाकी है। तो टीजर लोन भी ऐसा ही होता है। ये क्या, ये किस तरीके का लोन होगा? आपको बोल दिया जाएगा सपोज 5 साल का लोन है,
आपको बोल दिया जाएगा कि भाई 2 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट देना है 2% और अगले 3 साल के लिए फिर आपको देना 20%। कि इंटरेस्ट रेट का टीजर दिखा रहे हैं हम पहले, असली मूवी तो बाद में दिखेगी, है ना। तो होता क्या है कि बहुत ही जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जो वो बहुत ही ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, वो ऐसे लोन्स ले लेते हैं कि कुछ नहीं, हम तो लोन लेंगे और बिजनेस पे खूब सारा पैसा कमाएंगे और लोन वापस दे देंगे 2 साल के अंदर, 2% देना है शुरू के 2 साल में। लेकिन होता क्या है, किसी कारणवश अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद वो इतने डेंजरस इंटरेस्ट रेट साइकिल में फंसते हैं कि पे ही नहीं कर पाते। फिर इनको टीजर लोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये फंसाने की कुछ चाल होती है कि शुरू में ये देख के आ जाएगा इंसान की पे कर दूंगा, पहले नहीं कर पाया तो इसमें फंस जाता है वो। समझ आया? तो इनको बोलते हैं टीजर लोन, जहाँ पे जो भी ड्यूरेशन होगा, लोन पीरियड होगा, उस पूरे अवधि में शुरुआत के कुछ वर्षों में क्या रहेगा, लोन रेट कम रहेगी और बाद में ज़्यादा हो जाएगी। फ्लोटिंग में चेंज होता है, हो सकता है शुरू में ज़्यादा हो बाद में कम हो जाए, शुरू में कम है बाद में ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हटा दो। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ लोन्स देख लिए, अब टाइप्स ऑफ बोरोवर्स देखो। टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है प्राइम बोरोवर्स। ये वो होते हैं जो रिपे देयर लोन्स एंड इंटरेस्ट रेट्स और प्रीमियम्स रेगुलरली, जो रेगुलर पेमेंट करते हैं। ठीक है, रेगुलर पे करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, बढ़िया, सबसे अच्छे बोरोवर्स होते हैं। टाइम पे पैसा लिया, टाइम पे वापस दिया, बात खत्म। ठीक है, समझ आया? दूसरे होते हैं सब प्राइम बोरोवर्स। सब प्राइम बोरोवर्स का अच्छा है, एक बात बताओ, अगर रेगुलर पे कर पा रहा है तो मतलब द बोरोवर हैज द कैपेसिटी टू रिपे द लोन, है ना, कैपेसिटी है उसमें। सब प्राइम बोरोवर्स होते हैं हु डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे द लोन्स। who does not have the capacity to repay the loans। ठीक है, 10,000 रुपये सैलरी है, 1 करोड़ का लोन ले लिया। चलो ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ गए, जिसकी कैपेसिटी ना हो इस तरीके का बोरोवर को आप क्या कहेंगे, सब प्राइम बोरोवर। याद रखना है कि ये जो टर्म है ये इंडिविजुअल के लिए यूज की जाती है, कंपनी के लिए यूज नहीं होती है, इंडिविजुअल के लिए ये टर्म यूज होती है, सब प्राइम बोरोवर। ठीक है, समझ आया? 2008 का यूएसए का क्राइसिस याद है आप लोगों को? उसको सब प्राइम क्राइसिस ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो क्राइसिस आया था वो सब प्राइम बोरोवर्स की वजह से ही था। देखो वैसे तो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो इट वाज अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट सेक्टर वहाँ पे जो है, ये होता है ना, कंट्रीज होते हैं, कंट्रीज जैसे हमारे यहाँ कंट्री देश को बोलते हैं, उनके वहाँ कंट्रीज बोलते हैं जो थोड़े से रूरल एरियाज हैं, आउटस्कर्ट्स हैं। जो न्यूयॉर्क सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी के अगर आप थोड़ा सा आसपास चले जाओगे तो कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे क्या ऐसे बंगलोज विलाज ये बने। लोगों ने क्या किया, क्रेडिट पे वो बंगलोज और विलास को खरीदना शुरू किया और बहुत अच्छी डिमांड थी इस चीज़ की। तो होने क्या लगा कि जो रियल्टर्स थे वो लोन दिलवाते गए इनको सब प्राइम बोरोवर्स को, ताकि उनके घर बिकते रहें। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ कि जब अनेबल रहे ये अपने लोन्स को रिपे करने में, तो सारा वो मार्केट क्रैश कर गया। वो मार्केट क्रैश कर गया तो बैंक्स क्रैश कर गए, और इस वजह से फिर ये सारा क्राइसिस आया था। लेकिन बहुत डिटेल्ड है, इसके अलावा भी नहीं, काफ़ी डिटेल्ड। समझ आया यहाँ तक? चले आगे। कैपेसिटी नहीं है ना, तो पे कैसे करेंगे? ठीक, थर्ड के आता है फिर ओवर लेवरेज्ड बोरोवर। ये टर्म यूज होती है कंपनी के लिए।
कहानी सेम है कि वही कैपेसिटी से फालतू लोन ले लिया, है ना। इफ द कंपनी डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिपे इट्स लोन्स, उसको हम कहते हैं ओवर लिवरेज्ड बोरोवर। इंडिविजुअल के लिए सबप्राइम बोरोवर, कंपनी के लिए ओवर लिवरेज्ड बोरोवर। लिवरेज्ड, ओवर लिवरेज्ड बोरोवर कंपनी के लिए है सेम चीज कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोन ले लिया है तो इसको हम ओवर लिवरेज्ड बोरोवर बोलते हैं। ठीक है। ज़ॉम्बी क्या होता है? ज़ॉम्बी जो जिंदा नहीं होते, क्या होता है ज़ॉम्बी? जिंदा मुर्दे। बताओ, ये बिठा दो। देखो, एक जिंदा बोरोवर कौन होगा? द लाइव बोरोवर विल बी द पर्सन हु हैज टेकन द लोन एंड विल रिपे द लोन रेगुलरली। एक ज़ॉम्बी बोरोवर कौन होगा? जो लोन ले तो लेता है, वापस नहीं देता, है ना। तो ऐसे ही एक टर्म आती है ज़ॉम्बी लेंडिंग। यहां पे राम मिलाई जोड़ी है किसकी? एक तो बहुत ही वीक बैंक जिसका ऑलरेडी एनपीए बहुत हाई है, और एक है कोई सबप्राइम बोरोवर या फिर कोई ओवर लिवरेज्ड कंपनी। या तो सबप्राइम बोरोवर है या फिर ओवर लिवरेज्ड बोरोवर है। जब ये वीक बैंक इसको लोन देता जाए, इसको हम कहते हैं ज़ॉम्बी लेंडिंग। क्योंकि एक वीक बैंक ऐसे बोरोवर को पैसा दिए जा रहा है जहां से वापस आने की चांसेस बहुत कम है। इसको हम ज़ॉम्बी लेंडिंग बोलते हैं कि आप एक ज़ॉम्बी को लोन्स दिए जा रहे हो और ऊपर से खुद भी वीक हो। तो व्हेन अ वीक बैंक कीप्स गिविंग द लोन्स टू अ सबप्राइम और अ ओवर लिवरेज्ड बोरोवर, इट इज नोन एज ज़ॉम्बी लेंडिंग। ठीक है। ये कब होता है? जब पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं बोरोवर्स के। एक पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन्स लेना कितना आसान है इफ यू आर अ वेरी वेल established person or a very well connected politician or someone related to a politician, है ना। तो बहुत आसान होता है, तब ये ज़ॉम्बी लेंडिंग के केसेस होते हैं। ये हमारे देश में 1990 से पहले बहुत होता था। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट आता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब देखो, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी है, लेकिन एक थोड़ा सा हम देखें बैलेंस शीट क्या होती है। कोई कॉमर्स का बच्चा बैठा है यहाँ पे? कॉमर्स का है कोई? कोई नहीं है कॉमर्स का? अच्छा, क्या थे तुम्हारे पास स्ट्रीम्स? आर्ट्स। आर्ट्स आर्ट्स चारों आर्ट्स के हो तुम? तो तुम्हें PSIR में बताता हूँ फिर मैं। हाँ, तुमसे वहाँ पूछेंगे फिर। अच्छा, मुझे लगा कॉमर्स के थे तुम दोनों, तो आर्ट्स के थे। 11th में ही चेंज कर लिया। वेरी गुड। चलो देखो, आप समझो, इसको ध्यान से समझना। 2008 में यूएसए के अंदर सबप्राइम क्राइसिस आता है ना। यूएसए के अंदर सबप्राइम क्राइसिस आता है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबली एक फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। इसको GFC बोलते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि यूएसए से ही रिलेटेड थी बाकी सारी चीज़ें भी। समझ आया? तो इस तरीके का एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। अब देखो, एक बात बताओ, अगर यूएसए के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इंडिया के बिजनेसेस एंड इवन द इंडियन एक्सपोर्ट्स, इनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? इनको नुकसान होगा। इंडियन बिजनेसेस और एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। तो इंडियन कंपनीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, इन कंपनीज की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बैलेंस शीट होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की जो एक शीट बनाते हैं, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं।
खर्चे और कमाई, सीधी भाषा में खर्चे कमाई लिख दो, उसमें अगर गड़बड़ आ रही है तो उसको बोलते हैं बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो कंपनीज की बैलेंस शीट खराब हो गई कि नहीं हो गई? कंपनीज की बैलेंस शीट खराब हो गई। ये चीज समझ आई आप लोगों को? बोलो, ये चीज समझ आई? अब देखो, अगर अब कंपनीज की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी तो क्या ये लोग बैंक वालों को अपने इनके लोन रिपे कर पाएंगे? ये बैंक वालों को लोन नहीं दे पाएंगे फिर, समझ रहे हो? अगर उनका लॉस हो गया वहां पे तो बैंक वालों को लोन नहीं दे पाएंगे, फिर बैंक का असेट और लायबिलिटी खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पे एक और पार्टी आती है, क्या आती है भाई? गवर्नमेंट और आरबीआई। ये दोनों कुछ ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि क्राइसिस आ गया है, तो गवर्नमेंट अब फोर्स नहीं कर सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती बैंक के खिलाफ, है ना? ये कोई एक्शन नहीं ले सकती, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक बात बताओ, अब आरबीआई क्या करे? आरबीआई इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए या एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो क्राइसिस तो चल ही रहा है इकोनॉमी में, क्राइसिस इकोनॉमी में चल रहा है, तो दे वुड वांट टू बूस्ट द डिमांड बूस्ट करने के लिए इनको लोन इंटरेस्ट रेट और कम करने पड़ेंगे, एंड इफ दे लोअर द इंटरेस्ट रेट्स तो क्या होगा? और लोन लिए जाएंगे। पहले ही बैंक की तो एनपीए बन रहे हैं ज्यादा, है ना? तो आरबीआई भी चाहे तो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो क्या हो गया? दो लोगों की बैलेंस शीट खराब हो गई, एक तो बैंक की खराब हो गई और कंपनीज की खराब हो गई। इसी को कहा गया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। समझ आया कि गवर्नमेंट एक्शन ले नहीं सकती। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि कैग वैग और इन सब का बहुत चक्कर हो जाता है, बैंक वाले फर्दर दे आर नॉट एबल टू गिव फर्दर लोन्स, एंड RBI cannot take any strict actions on the banks because government wants to boost the demand। और अगर गवर्नमेंट डिमांड बूस्ट करना चाहती है तो दैट मीन्स वो चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी एनपीए की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और बैंक एनपीए की प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि कंपनीज को लॉस हो गया है ड्यू टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इसकी वजह से दो लोगों की बैलेंस शीट खराब हो गई है, कंपनीज की और बैंक्स की, है ना? कंपनीज और बैंक की दोनों लोगों की बैलेंस शीट खराब हो गई है। इसको कहा गया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। हाँ, जीएफसी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी? चलिए, अब इसी को ना थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज दिस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम एंड हाउ इट अरोज, है ना? ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक बार। जल्दी नोट करें इसे, फिर हम आगे चलते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस, इसको समझाऊंगा अभी डिटेल में। चलें आगे? चलो नेक्स्ट। देखो कहानी क्या थी कि आपका जो मिड 2000s था ना, मिड 2000s तक, इनफैक्ट ये जो एरा था अराउंड 2000 से 2005,
ये वाला जो एरा था, और अच्छी जीडीपी ग्रोथ थी हमारे देश में, और इनफैक्ट पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी थी यही बूम पे थी। अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अगर बूम कर रही है तो ऐसे में जो इंडियन कॉरपोरेट्स थे, जो इंडियन कॉरपोरेट स्ट्रक्चर था, ये देवर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट हो रहे हैं तो इन्होंने बड़े बड़े लोन्स लिए फिर कंपनी से और बैंकों से, सॉरी, अब बैंक वाले भी लोन दे देंगे बिकॉज द इकोनॉमी वाज ग्रोइंग, अच्छे प्रॉफिट्स कर रहे थे, बैंक वालों को भी लगता था कि ये जो है लोन्स को अपने रिपे कर ही सकते हैं। तो ये जब ये बड़े बड़े लोन्स लेते गई कंपनीज, तो कंपनीज क्या हो गई, ओवर लेवरेज्ड हो गई, कंपनीज बिकेम ओवर लेवरेज्ड। 2005-6 तक कंपनीज ओवर लेवरेज्ड हो गई क्योंकि प्रॉफिट्स हो रहे थे, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी एक कैपेसिटी तो होती है, प्रॉफिट से कहीं ज्यादा लोन्स ले चुकी थी कंपनीज और इंडिविजुअल बोरोवर्स भी इनफैक्ट। अब हुआ ये कि 2007-8 में आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर जाता है। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हिट किया तो ये जो सारी कंपनीज थी जो ऑलरेडी ओवर लेवरेज थी, इनको लॉसेस हो गए। अब लॉसेस हो गए तो क्या हुआ फिर फर्दर, एनपीए इतना बढ़ता गया कि पूछो मत, एनपीए राइज करता गया, समझ आए। और दूसरी तरफ इसी एरा में ना एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत था। जुडिशियल एक्टिविज्म की जुडिशरी ने प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, है ना, कहीं पे कोई इशू हो गया, कहीं पे क्या इशू हो गया, जुडिशरी ने प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए। इसके अलावा देयर वाज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म आल्सो, कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस वजह से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। अब इन सारी चीज़ों की वजह से अगर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, इफ द प्रोजेक्ट्स आर हॉल्टेड, तो ऐसे में क्या होगा, ये कंपनीज, इनके प्रॉफिट्स हर्ट होंगे कि नहीं होंगे, प्रॉफिट्स हर्ट होंगे तो अगेन लॉसेस, अपने लोन्स को कैसे रिपे कर पाएंगे वो। तो ये ना एक चक्रव्यूह बनता गया और सारी ही चीजें अगेंस्ट में काम कर रही थी। कैसे भाई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इंडिया में जुडिशरी जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव हो गई थी और इट वाज स्टॉपिंग द प्रोजेक्ट्स। फिर कुछ स्कैम्स भी आ गए थे इस दौरान, अगर आप लोगों को याद हो 2007, 8, 9 इसमें बहुत सारे स्कैम्स आए थे। स्कैम्स आए थे तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गई थी इन चीज़ों को लेके, स्कैम्स को अवॉइड करने में, तो प्रोजेक्ट्स को इजीली पास करना, होने देना, इनमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, है ना। तो स्कैम्स का हो जाना, जुडिशियल एक्टिविज्म, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे तो कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं होंगे, कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कंपनीज लोन्स रिपे नहीं कर पाएंगी, एंड इफ द कंपनीज आर नॉट एबल टू रिपे द लोन्स, देन द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए विल अराइज एंड एनपीएज विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड, और वो एक्यूमुलेट होते गए और होते गए। यहाँ तक समझ आया? हाँ, ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ही चल रही है कि कंपनीज का भी बैलेंस शीट बिगड़ा हुआ है और बैंकों का भी बिगड़ गया। समझ आया? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। डन? जल्दी करो।
ऑनलाइन बच्चों जो देख रहे हो, आप लोगों को समझ आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट जवाब दो। रिजवान है क्या? हाँ है तो सही। डन। अब देखो 2013 तक आते आते क्या हो गया, इन्हीं कहानियों के चलते 2013 तक आते आते 1/3 ऑफ द लोन्स were owned by such companies whose interest coverage ratio was less than 1। ये समझाता हूं क्या होता है। इनको बोला जाता है IC1 कंपनीज। IC1 कंपनीज का मतलब ये होता है, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो इतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रही कि अपना इंटरेस्ट तक वापस दे सके। ठीक है, दीज कंपनीज ये इतना भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही हैं कि वो अपना इंटरेस्ट तक वापस दे सके। भाई इंटरेस्ट ही नहीं दे पाओगे तो प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, है ना। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। देखो ये IC रेशियो निकालना बहुत आसान है। IC रेशियो निकालने के लिए आप रेवेन्यू करो, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मोर देन 1 कब आएगा ये? जब न्यूमरेटर बड़ा है, जब रेवेन्यू ज्यादा है। इफ द रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, इसका मतलब वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं दैट दे कैन पे बैक द इंटरेस्ट अमाउंट। अगर इफ इट इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, दे आर नॉट एबल टू जनरेट इनफ रेवेन्यू टू पे बैक देयर इंटरेस्ट अमाउंट, व्हिच इज बैड। हाँ, क्या नहीं समझी इसमें? ये मैं बता रहा हूं 2013 तक ऐसी कंपनीज को ज्यादा लोन्स दे दिए गए थे जिनका IC लेस देन 1 था। ये बता रहा है कि कितनी कंपनीज ओवर लिवरेज हो चुकी थी, कि टोटल लोन्स का 1/3 अमाउंट ऑफ लोन ऐसी कंपनी को दिया जा चुका था जो इतना रेवेन्यू भी नहीं कमा रही कि इंटरेस्ट तक वापस दे पाए। ये NPA की डिग्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि NPA की समस्या कितनी बढ़ चुकी थी, कि अराउंड 33% ऑफ द लोन्स ऐसी कंपनीज को थे जो इतना भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही कि इंटरेस्ट भी चुका पाए अपना, है ना। तो NPA तो बनेगा ही ना फिर। समझ आया? कोई दिक्कत? होना चाहिए। हाँ, IC शुड बी ग्रेटर देन 1। डन? क्या? 1/3 of the loans were owned by such companies whose interest coverage ratios were less than 1. अब ये तो बड़ी समस्या हो गई कि ऐसी कंपनीज 1/3 लोन है इन कंपनीज के पास कि अपना ब्याज तक नहीं चुका सकती। प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात है, प्रिंसिपल तो बड़े दूर की बात है ना। समझ आया यहां तक? ठीक है, चलो आगे चलते। तो NPA की समस्या समझ आ चुकी है आपको कि कैसे शुरुआत हुई। शुरुआत कैसे हुई कि पोस्ट
पोस्ट 2000 ग्लोबल इकोनॉमी बूम पे थी, कॉर्पोरेट्स अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, एक्सपोर्ट बिजनेस बूस्ट कर रहा था, इन कंपनीज ने लोन लेना शुरू किए, बैंक वाले भी इनको लोन देते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर हुआ क्या, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया, स्कैम्स इतने आ गए, तो फिर अब बैंक भी आनाकानी कर रहे थे, गवर्नमेंट भी आनाकानी कर रही थी और आरबीआई भी आनाकानी कर रहा था। इन सारी चीज़ों के चलते चलते बैंकों का भी बैलेंस शीट गड़बड़ा गया और कंपनीज का भी बैलेंस शीट बहुत गड़बड़ा गया, जिसके चलते 2013 तक हालात ये थे कि जो भी टोटल लोन्स हैं उनका 33% ऑफ द लोन्स वर ओन्ड बाय सच कंपनीज जो अपना इंटरेस्ट तक वापस नहीं दे सकती, इतनी ओवर लिवरेज हो चुकी हैं, पूरा लोन तो भूल ही जाओ, है ना। तो ये समस्या पहुंच चुकी है। तो अब इसी समस्या को सॉल्व करना है आप लोगों को। अब समस्या कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कुछ टर्म समझ लो, है ना। जैसे सबसे पहले टर्म आती है स्टैंडर्ड एसेट, एक टर्म आती है स्टैंडर्ड एसेट, ये बैंकों की तरफ से समझ रहे हैं हम। स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जहां पे प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी रेगुलरली वापस आता रहे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एसेट। जहां पे इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी रेगुलरली पे किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। आदर्श परिसंपत्तियां, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया आदर्श, और असेट्स परिसंपत्तियां, या आदर्श संपत्ति भी बोल सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। एसएमए बोलते हैं इनको। ये 3 कैटेगरीज में होते हैं, एक होता है एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। ध्यान से समझना है। स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब इस अकाउंट पे खास ध्यान दिया जाए, अब इस असेट पे खास ध्यान दिया जाए। पहला आता है एसएमए 0, फिर एसएमए 1 और एक आता है एसएमए 2। एसएमए 0 का मतलब ये है जहां पे लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जिस डेट पे आना चाहिए था नहीं आया, मतलब वो स्टैंडर्ड एसेट नहीं है, उस पेमेंट में डिले हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है। डिले कितना हो चुका है, एसएमए 0 के अंदर डिले हो गया है अराउंड 1 to 30 डेज। 1 to 30 डेज का डिले हो गया है पेमेंट में, यानी आपकी जो भी डेट थी उससे 1 से 30 दिन तक लेट हो गए हो। अगर 31 से 60 दिन हो जाए तो वो एसएमए 1 की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर 61 to 90 डेज हो जाए तो वो एसएमए 2 की कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, दोनों ही नहीं आ रहे, इतने दिन हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। 1 महीना हो जाए तो एसएमए 1 0 कैटेगरी, यानी इस पे खास ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली मेंशन करो इस अकाउंट को। लेकिन डिग्री क्या है अभी, डिग्री ऑफ सीरियसनेस 0 है कि भाई दे देगा। अगर 1 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने तक होने को आया, तो एसएमए 1 की कैटेगरी में भाई खास ध्यान दो इस पे, और फर्दर फिर एसएमए 2 की कैटेगरी। क्या बताना है अमित, फिर से अमित टॉपिक मेंशन किया करो क्योंकि थोड़ा सा डिले रहता है ना, तो टॉपिक बताओ क्या बताना है फिर से। समझ आया। अब अगर 91 डेज से ऊपर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनपीए, ठीक है। अगर 90 डेज से ऊपर हो जाए तो हम उसको फिर कह देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आज तक पता था क्या होता है एनपीए, कब बोलते हैं एनपीए। मान लो आज तुम्हें देना था लोन का पैसा वापस, आज नहीं दिया, 1 दिन लेट हो जाए तो उसको एनपीए थोड़ी कहोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं एसएमए 0, और ऊपर लेट हो जाए तो फिर फर्दर कैटेगरीज आती हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो कब कहलाएगा, अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनकी पेमेंट में 90 दिनों से ज़्यादा का डिले हो चुका है, तब उसको हम एनपीए की कैटेगरी में डालते हैं,
ठीक है, इफ द डिले इज मोर देन 90 days देन इट इज कॉल्ड द एनपीए। चले आगे, एनपीए समझ आ गया, कोई दिक्कत है एनपीए में? चलिए आगे समझते हैं। एक चीज याद रखना है कि अगर फार्म लोन्स हो ना, एग्रीकल्चरल लोन्स है, तो वहां पे नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किए जाते, वहां पे क्रॉपिंग सीजन काउंट किया जाता है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर क्रॉपिंग सीजन ही नहीं है तो आप कैसे फार्म लोन के एसेट का काउंट कर सकते हो कि उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस आना चाहिए? समझ रहे हो? तो वहां पे क्या किया जाता है, फार्म लोन्स में क्रॉपिंग सीजन काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रॉपिंग सीजन काउंट किए जाते हैं बजाय की नंबर ऑफ डेज से, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि एनपीए अगर हम फार्म लोन्स का देखते हैं तो फार्म लोन्स के अंदर डेज काउंट नहीं होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स काउंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स काउंट होते हैं वहां पे कि भाई इतने क्रॉपिंग सीजन तक इन्होंने लोन रिपे नहीं किया है, तो ऐसे में इसको क्या है, एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। समझ आया? कोई दिक्कत? इकोनॉमिक सर्वे 2022 ने ऑब्जर्व किया है कि जो आपका एनपीए है 2021 सितंबर तक वो 7% है टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक के लोन्स का। इकोनॉमिक सर्वे 2022 हैज ऑब्जर्व्ड कि द एनपीए अमाउंट स्टैंड्स एट 7% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ पीएसबीज। पीएसबी याद है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यानी कि टोटल जितने भी लोन्स दिए गए हैं उनका 7% लोन अभी कैसा है, एनपीए। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत? हाँ करवा दो, ठंड लग रही है, करवा दो करवा दो। नेक्स्ट टर्म आती है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग, ठीक है। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है कि आरबीआई ने बोला है कि जैसे मान लो एनपीए में जो भी लॉस होता है ना, जो भी लॉस होता है एनपीए के अंदर, सपोज बैंक्स का क्या होता है, एनपीए, एनपीए से बैंक वालों को लॉस होता है कि नहीं होता? तो इन लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक्स को कुछ फंड्स अलग से रखने होते हैं। Some funds are kept aside and this process is known as provisioning. देखो ध्यान से समझो, बैंक वाले ने लोन्स दिए, लोन्स पे जो इंटरेस्ट की इनकम होगी उनको, उस इंटरेस्ट की इनकम से क्या क्या होने वाला है भाई, बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी जाएगी, आपके सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, है ना, ये सारी चीजें होंगी। अगर बैंक्स को लोन से लॉस हो रहा है तो क्या वो आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट नहीं देगा? देगा, उसको देनी तो पड़ेगी। क्या एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देगा? ये नहीं बोल सकता ना हमारा लॉस हो गया हम नहीं दे रहे सैलरी। तो ऐसे में उसको कुछ फंड्स अलग से रखने पड़ते हैं लॉसेस के लिए, और उसको जो फंड्स होते हैं ना उनको हम प्रोविजनड फंड्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को प्रोविजनिंग बोलते हैं, ये आरबीआई नॉर्म्स हैं। एवरी बैंक हैज टू कीप असाइड सम फंड्स कि उनको एनपीए से जो भी लॉस होगा वो रिकवर किया जा सके वहां से, वरना तो एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देगा ये। अब जैसे 2016 से 2020 तक पब्लिक सेक्टर बैंकों ने नुकसान ही किया है, इनको लॉस ही हुआ है, मतलब इन्होंने जो लोन्स दिए वो रिकवर तो हुए नहीं, एनपीए बढ़ता गया।
तो इस दौरान तो बैंकों को लॉस ही हुआ है। अब बैंकों को लॉस हुआ है, क्या इन 4 सालों में आपके डिपॉजिट्स पे आपको पैसा नहीं मिला? मिला ना, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट तो मिला। क्या एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिली होगी? क्या बैंक के बाकी खर्चे नहीं हुए होंगे? बिल्कुल हुए हैं। वो कहां से होते हैं? वो प्रोविजन फंड से होते हैं। तो इट इज द नॉर्म ऑफ द आरबीआई कि बैंक्स को इस तरीके से फंड्स अलग से रखने पड़ेंगे टू रिकवर द लॉसेस ऑफ एनपीए। अब एक बात बताओ, रुको, अगर आप प्रोविजनिंग में जो भी अमाउंट है उसको बढ़ाओगे तो आपको नहीं लगता कि बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा? एक बात बताओ, बैंक का एनडीटीएल था मान लो 100, इसमें से वो चला गया सीआरआर, है ना, एसएलआर चला गया, बाकी बचे हुए को लोन देते हैं। अब इस लोन में से बोल दिया कि प्रोविजन और रखो अलग से तुम साइड में। अब प्रोविजन फंड्स अलग से साइड में रखोगे तो लोनेबल अमाउंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अगर लोनेबल अमाउंट कम हो जाएगा तो उनकी इंटरेस्ट इनकम कम हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम्स कम हो जाएंगी। अब वो इनकम कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी बैंक की। समझ आया? तो प्रोविजनिंग समझ आया? लिख लो प्रोविजनिंग, लिख लो प्रोविजनिंग। कहाँ पे? फंड्स आर केप्ट असाइड। चले आगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स लिख लें। अब एक टर्म आती है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? जो एक ग्रैंड टोटल है सारे एनपीएस का, इसको ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। लिखो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इट इज द ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द एनपीएस, सबका, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सबका, सारे कमर्शियल बैंक्स। ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द एनपीएस। ठीक है, ये करीबन है 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ के लोन ऐसे हैं जिन पे पेमेंट्स वापस नहीं आ रही हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो लिखिए कि इट स्टैंड्स एट अप्रॉक्स 8 लाख करोड़, जिनमें पब्लिक सेक्टर बैंक का है 6 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। ठीक है, टोटल एनपीए कितना है? ग्रॉस एनपीए 8 लाख करोड़, और जिसमें से 6 लाख करोड़ ये है पब्लिक सेक्टर बैंक का, सरकारी बैंकों का, और 2 लाख करोड़ इज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2021 मार्च में 8.8 था ये,
2021 मार्च की अगर हम बात करें तो इट वाज एट 8.8 लाख करोड़। एंड इफ वी टॉक अबाउट 2020 मार्च, या मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, एक सेकेंड बस, हाँ 21 मार्च में नहीं है ये, 2021 मार्च में 8.2 लाख करोड़ था और 2020 मार्च में इट वाज 8.8 लाख करोड़। इसका मतलब कम हुआ है, इसका मतलब एनपीए, ग्रॉस एनपीए क्या हुआ है, कम हुआ है। अब अगर ग्रॉस एनपीए कम हुआ है तो इसका मतलब बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, एनपीए का नंबर अमाउंट जो है वो कम होने लगा है, यानी कि एनपीएस रिकवर हो रहे होंगे शायद है ना, एनपीएस रिजॉल्व हो रहे हैं, तो इट इज अ गुड साइन। 2020 के ऑनवर्ड्स ऐसा देखा भी गया है कि बैंक्स के प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज हुआ है ना, तो अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा तो एनपीएस की प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व हो भी जाएगी। बिल्कुल जीरो तो कभी नहीं होने वाली, देखो है ना, बिल्कुल जीरो तो कभी नहीं होने वाली, लेकिन इट इज अ गुड साइन है ना, इट इज अ गुड साइन। ठीक है, अच्छा अगर हम सेक्टर वाइज देखें किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए है तो लिखो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एनपीए है। टोटल 6 लाख 8 लाख करोड़ का था टोटल 8 लाख करोड़ का था स्टार्टिंग। नहीं वो तो मैं अप्रॉक्स बता रहा था, ये 2 साल का एग्जैक्ट बताया मैंने। इसको ग्रैंड टोटल कहते हैं, प्राइवेट का पब्लिक दोनों मिला। हाँ, पहला आएगा इंडस्ट्रीज, फिर आएगा एग्रीकल्चर, और तीसरा आएगा सर्विस सेक्टर, तीसरा आएगा सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, एंड फोर्थ इज पर्सनल लोन्स, है ना, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन्स, ये सब कुछ। ठीक है, आगे चले। ग्रॉस एनपीए समझ आ गया, समझ आ गया ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या था, इट वाज दी टोटल ऑफ ऑल द एनपीएस, टोटल ऑफ एनपीएस। फिर एक आता है नेट एनपीए। नेट एनपीए क्या होता है, एक बात बताओ, आपका एनपीए हो गया और जो पैसा आपने प्रोविजनिंग के लिए साइड रखा था उस पर प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो वो असेट में थोड़ी ना काउंट होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो नेट एनपीए आता है, ग्रॉस एनपीए, ये फॉर्मूलाज है याद करने आपको, ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग, कि प्रोविजनिंग के लिए जो भी पैसा हटाया है वो भी हटा दो वहां से, तो वो क्या कहलाएगा, नेट एनपीए। ठीक है, फिर एक टर्म आती है सब स्टैंडर्ड असेट, एक टर्म आती है सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा असेट या कोई भी ऐसा लोन अकाउंट, कोई भी ऐसा लोन अकाउंट विच हैज रिमेन्ड इन द पोजीशन ऑफ एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, उसको सब स्टैंडर्ड असेट बोलेंगे, जो एनपीए की कैटेगरी में 12 महीने तक रह जाए। ठीक है, जो एनपीए की कैटेगरी में 12 या उससे अधिक महीनों तक रह जाए। देखो याद करो, अगर 3 महीने से ज्यादा पेमेंट आए हो जाए तो एनपीए कहते हैं उसको, अगर वो 12 महीने तक एनपीए बना रहे तो वो सब स्टैंडर्ड असेट कहलाता है। स्टैंडर्ड असेट वो था जहां पे सब कुछ टाइम पे हो रहा है, समझ आया, यानी कि सब स्टैंडर्ड असेट में 15 महीने से पेमेंट आई नहीं है कोई, 12 महीने तो एनपीए को हो गए, एनपीए बना था उससे पहले भी तो 3 महीने से नहीं आ रही ना, तो 15 महीने से कोई पेमेंट नहीं आई है स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड असेट में। यहां तक कोई दिक्कत? मोर देन 12 मंथ्स क्यों कहते हैं इसको? हाँ, मोर देन 12 मंथ तक इफ द लोन अकाउंट हैज बीन इन द एनपीए कैटेगरी। तब एनपीए कैटेगरी में वो कब आया था, जब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डाउटफुल असेट। डाउटफुल मतलब अब तो भाई संदेह हो गया है इस पे, पैसा आएगा नहीं आएगा पता नहीं। डाउटफुल असेट वो होगा ऐसा लोन अकाउंट, ऐसा लोन अकाउंट जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कई दिन तक रह चुका है, जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने से ऊपर तक रह चुका है, उसको बोलते हैं हम डाउटफुल असेट। किया तो भाई डाउटफुल है, शायद ही आएगा पैसा, क्योंकि इसको तो हो गए हैं 15 12 27 महीने हो गए हैं पेमेंट आए, 27 महीने मतलब 2.5 साल हो गए, 2.25 साल, समझ रहे हो? समझ आ गया, कोई दिक्कत?
फिर एक होता है लॉस असेट। लॉस असेट कि मान लो कि बैंक या फिर आरबीआई किसी भी ऐसे डाउटफुल असेट को declares that a doubtful asset has no value, has no salvageable value, तो उसको हम बोलते हैं लॉस असेट। कि अब तो बैंक और आरबीआई ने बोल दी, बैंक या फिर आरबीआई किसी ने भी बोल दिया कि ये तो एक ऐसा डाउटफुल असेट है जिससे पैसा वापस आने के बहुत ही कम चांसेस हैं या फिर किसी भी तरीके की रिकवरी के बहुत ही कम चांसेस हैं, इसको बोला जाता है लॉस असेट। कि ये तो लॉस है, अब तो इसको लॉस के तरह पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसको बोलेंगे लॉस असेट। समझ आया? नहीं आया? आरबीआई और बैंक हैज डिक्लेयर्ड दैट अ डाउटफुल असेट हैज नो साल्वेजेबल वैल्यू। साल्वेजेबल मतलब रिकवरी। डाउटफुल ऐसा असेट होगा, ऐसा लोन अकाउंट होगा जो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में 12 महीने या उससे अधिक रह जाए। चले आगे। नेक्स्ट आता है लोन राइट ऑफ। चले आगे। साल्वेजेबल वैल्यू, लोन राइट ऑफ। इधर आओ। एक बैंक है सपोज, और बैंक की बैलेंस शीट आप नोट कर रहे हो, है ना। बैंक की बैलेंस शीट में होता क्या है, दो चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या, असेट और लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में बैंकों के पास डिपॉजिट्स हो जाते हैं और भी 70 नाटक हो जाते हैं, वो हम पहले देख चुके हैं। असेट्स में बैंकों के पास लोन्स हो जाते हैं, है ना। अब इन लोन्स में एक अमाउंट ऐसा है जो कि क्या है, एनपीए, है ना। एनपीए पे पैसा वापस नहीं आ रहा है। अब एक बात बताओ, बैंक वालों को अगर टैक्स देना है, अगर बैंक वाले टैक्स देते हैं तो किस पे होता है टैक्स, असेट पे। तो बैंक वालों को क्या ऐसे असेट पे टैक्स देना जरूरी है जो जिसपे से कोई आ ही नहीं रहा है कुछ इनकम, है ना। तो ये तो बेवजह का एक बोझ है। तो बैंक वाले क्या करते हैं, अपने असेट साइड पे से एनपीएस को राइट ऑफ कर देते हैं टू सेव टैक्सेस। ये परमिटेड है, समझ रहे हो। बैंक वाले अपने असेट साइड से कुछ लोन्स को, कुछ एनपीएस को राइट ऑफ कर देते हैं टू सेव टैक्स। इससे होगा क्या, मान लो टोटल असेट थे 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ एनपीए था। पहले 50,000 करोड़ का 10% टैक्स देना था, अब 45,000 करोड़ का 10% देना होगा, क्योंकि 5,000 करोड़ के एनपीएस वर रिटर्न ऑफ, है ना। तो बैंक से क्या होगा, कम टैक्स देना पड़ेगा बैंक को। समझ आया? ये एक्चुअली कैसे होता है उसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का मतलब पता होना चाहिए कि लोन्स राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। लिख दो इसमें कि व्हेन बैंक्स removes a loan amount from the asset side to save tax, it is called write off. ये रिजवान, ये जो हम लोन्स के टाइप बता रहे हैं बैंक के तरफ से बता रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और कंपनी तो लोन लेती है, ये बैंक का पर्सपेक्टिव है, तो सबके लिए सेम ही चलेगा ये। यस, गुड आफ्टरनून रवीना। दो 2020-21 में 1.85 लाख करोड़ के लोन्स को राइट ऑफ किया गया था। ये जो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर था ना, 1,85,000 करोड़ के लोन्स रिटर्न ऑफ। अच्छा, ये पैसा जब यहां से हटा दिया जाता है ना, तो एनपीए से भी कम हो जाता है, ये एनपीए से भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एनपीए का परसेंटेज भी कम आ जाता है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला 2020-21 में क्या हो गया था, 8.2 लाख करोड़ के एनपीए थे, उसमें से उसके पिछले साल में क्या किया गया है, 1.85 लाख करोड़ के तो राइट ऑफ ही कर दिए गए। तो यानी कि उनसे पैसा आया नहीं है, वो लोन्स रिकवर नहीं हुए हैं, वो तो बस राइट ऑफ कर दिए गए, इसलिए एनपीए कम हो गया।
तो एनपीए वाकई में कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के लोन्स को तो राइट ऑफ कर दिया गया है ना, समझ आया? यानी असली क्या होगा, 8.2 प्लस 1.85, इतने तो राइट ऑफ ही कर दिए गए थे। तो यानी कि करीबन 10-11 लाख करोड़ के एनपीएस थे, उनमें से इतने को राइट ऑफ किया गया, तब जाके वो 8.2 पे आया है। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट टर्म आती है, हटा दो हटा दो, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है रीस्ट्रक्चर्ड लोन। एक और टर्म आती है, क्या आती है? रीस्ट्रक्चर्ड लोन। राजू ने लोन लिया 1 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, और एनपीए बन गया, कोई पेमेंट नहीं आ रही। तो राजू बैंक वाले के पास जाएगा और बैंक वाले को बोलेगा सर एक काम कर दो, या तो मेरा 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है इसको कम कर दो, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम कर दो, या फिर मेरी इंटरेस्ट रेट को, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको घटा के 6% कर दो, और मेरा जो टाइम है उसको बढ़ा के 7 साल कर दो, तब मैं लोन रिपे कर पाऊंगा। तो क्या हो गया, आप देख रहे हो, लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है कि या तो आप प्रिंसिपल अमाउंट को कम ज्यादा करो, या तो आप प्रिंसिपल को कम ज्यादा करो, इंटरेस्ट को कम ज्यादा करो, या ड्यूरेशन को कम ज्यादा करो। तो इससे क्या होता है, लोन रिस्ट्रक्चर हो जाता है। इससे बोरोवर के लिए आसानी होती है पे करना, इसको बोलते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग। जैसे मैंने आपसे 15 दिन के लिए पैसे दिए, 15 दिन में नहीं दे पाया, मैं बोल रहा हूँ सर 25 दिन के लिए कर दो सर, 25 दिन है ना, मैं 25 दिन में दे दूंगा, तो मेरा लोन आपने रिस्ट्रक्चर कर दिया। समझ आया? इसको कहते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग। एक बात बताओ, अगर बैंक वाले ने लोन रिस्ट्रक्चर किया है, इसमें भी नुकसान तो होगा ही बैंक को, प्रिंसिपल कम कर दिया या इंटरेस्ट कम कर दिया या ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो लॉस तो है ही ना, ये भी नहीं है लॉस, बिल्कुल लॉस है ये भी। डन। नेक्स्ट आपके पास फिर टर्म आती है स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट्स ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं? अब तक तुम लोगों को इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने, ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिससे बैंक वालों को स्ट्रेस हो रहा है, बताओ मुझे। एनपीए वो तो है ही है, रीस्ट्रक्चर्ड इसमें भी दिक्कत है बैंक वालों को, वो तो चलो लोन नहीं है ना, वो लोन नहीं है, वो तो असेट नहीं है, वो तो अलग से पैसा रख दिया उन्होंने। इसके अलावा बोलो लोन्स रिटर्न ऑफ, लोन्स रिटर्न ऑफ, अरे वो तो है ही स्ट्रेस, वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है। नो साल्वेजेबल वैल्यू थी, उनको तो असेट साइड से ही हटा दिया इन्होंने, एनपीए की कैटेगरी में से हटा दिया। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो एनपीए नहीं है। तो ये तीनों का जो भी टोटल अमाउंट होता है ना, वो जो भी टोटल अमाउंट आता है, इसको कहते हैं बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, लिख लो ये बैंक के स्ट्रेस्ड एसेट्स। अच्छा एक और चीज, एक और इसको कर लो, चलो। एक आता है ओटीएस विद हेयर कट। वो तो सब एनपीए में नहीं आ जाता। इधर देखो एक बार ध्यान से देखो सब लोग, ओटीएस विद हेयर कट। ओटीएस होता है वन टाइम सेटलमेंट, ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, हेयर कट का मतलब होता है बाल कटाना। इसमें आप समझो कि 1 लाख करोड़ के, मतलब सॉरी, मेरा 1 लाख रुपए का लोन था मान लो, है ना, और मैं इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा और टाइम भी बहुत हो गया और सब कुछ बहुत हो गया है। बैंक वाले मेरे को बोलते हैं मेरा 1 लाख रुपए का लोन अकाउंट है पूरा, मेरे को 1 लाख वापस करना है बैंक को, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ उन्हें। बैंक वाले बोलते हैं एक काम कर, 80,000 दे इकट्ठे और भाग जा, शक्ल मत दिखाई दोबारा, है ना। बैंक वाले मुझे क्या बोले कि 80,000 दे, भाग जा, शक्ल मत दिखाना दोबारा। तो 20,000 का बैंक को लॉस तो हुआ, लेकिन बैंक वाला क्या बोलेगा, 20,000 का हमने हेयर कट करा लिया, हम ये समझेंगे, इसको हेयर कट बोलते हैं।
और वन टाइम सेटलमेंट क्या, कि वो लोन के ईएमआई देने से अच्छा मैं एक साथ पैसा दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ओटीएस, और ये हो जाएगा बैंक वालों के हेयर कट का खर्चा, कि वो मान लेंगे हमने यार बाल कटा लिए, छोड़ यार, लेकिन पैसा कुछ तो आया, ये वैसे तो दे ही नहीं रहा था। इसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट विद हेयर कट, ओटीएस विद हेयर कट, जहां पे कुछ अमाउंट जो है वेव ऑफ कर दिया जाता है सो दैट द लोन अकाउंट गेट्स क्लोज्ड। वन टाइम सेटलमेंट। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट आती है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स या एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग का मतलब ये होता है पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन ले लो, है ना, ये रिपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन बाय अ न्यू लोन, ओल्ड लोन बाय टेकिंग अ न्यू लोन। तो इससे क्या आपका लोन अकाउंट तो हमेशा हरा भरा रहेगा, इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। ठीक है, आपका लोन अकाउंट हमेशा ही हरा भरा रहेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। कोई दिक्कत? चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर हम आगे शुरू करेंगे।
चलिए तो आगे शुरू करते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हमने सारी देख ली, एनपीए से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, है ना, ये सारी टर्म्स हमने अब देख ली हैं। अब इसी को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोविड के अंदर एक गवर्नमेंट ने एक पूरी स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है आत्मनिर्भर, है ना, याद है, आत्मनिर्भर पैकेज या आत्मनिर्भर। तो एनपीए, इस आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत एनपीए में भी रिलीफ दिया गया था। एनपीए में क्या रिलीफ दिया गया था? मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया था। मोरेटोरियम क्या होता है? आप अपने लोन पेमेंट्स को, लोन इंटरेस्ट पेमेंट्स को थोड़े से टाइम के लिए मत दो, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि कोविड में इकॉनमी अफेक्टेड है, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस अफेक्टेड हैं, तो अगर आप अपने लोन्स नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो अगर 2020 मार्च तक आरबीआई ने लोन रिपेमेंट को 6 महीने तक के लिए, मार्च से लेके अगस्त 2020 में, मार्च से लेके अगस्त तक आप चाहें तो लोन पे मोरेटोरियम, बैंक वाले चाहे तो मोरेटोरियम ऑफर कर सकते हैं कंज्यूमर्स को। याद रखना, कंपलसरी नहीं था ये, बैंक वाले चाहे तो मोरेटोरियम ऑफर ना करें। इससे क्या होगा? इससे मोरेटोरियम में अगर 6 महीने के अंदर अगर लोन रिपेमेंट नहीं आएगी तो नए एनपीएस नहीं जनरेट होंगे बैंक के लिए, बैंक की बेइज्जती नहीं होगी। समझ रहे हो? देखो ध्यान से सुनो इसको। ये बैंक है और बैंक का मान लो लोन अकाउंट है, दिस इज द लोन अकाउंट ऑफ द बैंक, और इस पे कोविड की वजह से पेमेंट नहीं आई, 6 महीने हो गए, है ना, कोविड की वजह से पेमेंट नहीं आई, 6 महीने हो गए, तो ये एसएमए 2 की कैटेगरी में चला जाएगा, है ना, एसएमए 2 की कैटेगरी में, मान लो एनपीए की कैटेगरी में चला गया ये, अब ये एनपीए कैटेगरी में चला गया। अब ये एनपीए जो है, इट विल गेट एडेड टू द बैंक्स बैलेंस शीट। अब बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो दोष किसको देंगे हम? बैंक को ही देंगे कि बैंक जो है अपने लोन अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आरबीआई ने इनको रिलीफ प्रोवाइड किया था। क्या रिलीफ? कि आप चाहो तो अपने कंज्यूमर्स को 6 महीने का मोरेटोरियम ऑफर कर सकते हो। अब क्या होगा? अगर ये लोन अकाउंट की 6 महीने तक पेमेंट नहीं भी आएगी तो उसको एनपीए की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला, आरबीआई ने बोला है कि चाहे तो मोरेटोरियम दे सकते हैं, है ना। तो आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 6 महीने का मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया था ईएमआईज में। ठीक है, याद रखना, ये चाहे, ये जो है कंपलसरी नहीं था, इट वाज नॉट कंपलसरी। अगर कंज्यूमर चाहे वो ईएमआई अपनी पे कर सकता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ आया? चलिए अब हम देखते हैं कि ये इतना सब कुछ हो तो गया, है ना, इतनी समस्या हो तो गई। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है ना। एनपीए की प्रॉब्लम हमने समझ ली, हमने एनपीए से रिलेटेड सारी टर्म्स को समझ लिया, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है? तो पहला समाधान आता है इसमें आरबीआई का 3R फ्रेमवर्क। 3R फ्रेमवर्क, RBI's 3R framework for revitalizing stressed assets। पूरा नाम है इसका, RBI's 3R framework for revitalizing stressed assets। ठीक है, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, 3 R हैं इसमें, बारी बारी समझेंगे तीनों R क्या है। सबसे पहले फर्स्ट R, ए, रेक्टिफिकेशन, इसको लिखेंगे सुधार। नेहा हिंदी में 3R ही लिखेंगे वैसे इसको, है ना, 3R ही लिखेंगे, और वो इनका मतलब मैं बता दूंगा, इसको रेक्टिफिकेशन को बोलते हैं सुधार। ठीक है, रेक्टिफिकेशन, सुधार। रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या किया गया? 2015 में आरबीआई ने सारे बैंकों को बोला कि आप लोगों को एक रिव्यू करना है ना। ऑर्डर्ड बैंक्स टू कंडक्ट AQR। AQR इज असेट क्वालिटी रिव्यू। कि आपको एक रिव्यू करना है असेट क्वालिटी को लेके, कि वही देखना है कि कौन एसएमए 2 में है, कोई कौन एनपीए में है, किस पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ रही है, किस पे डिले चल रहा है, यही सारी चीजों को लेके सारे एसेट्स को एक बार रिव्यू करता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? असेट परिसंपत्ति, है ना, परिसंपत्ति और गुणवत्ता और समीक्षा। ठीक है, परिसंपत्ति, गुणवत्ता, समीक्षा करने को बोला गया सभी बैंकों को, आरबीआई ने बोला। ठीक है,
तो पहला तो था ये कि रिव्यू करो। फिर उसके बाद में देखो भाई, मान लो कोई कंज्यूमर है और वो रिपे नहीं कर रहा है, तो बोलो कंज्यूमर्स को भाई रेगुलरली पे करो, है ना। रेगुलर पे करने को बोला गया कंज्यूमर्स को कि एक बार इनको मैसेज भिजवाओ कंज्यूमर्स को कि वाई आर यू नॉट पेइंग द लोन। समझ आया? समझ आया? अच्छा, इनफैक्ट ये भी बोला गया कि मान लो कोई कंज्यूमर है, कोई कंपनी है जो अपना लोन रिपे नहीं कर पा रही है किसी भी कारणवश, उसका पार्टनर भाग गया, उसको लॉस हो गया, उसको किसी और कारणवश लॉस हो गया जो उसकी गलती नहीं थी, तो उसको नया लोन भी दे दो चाहे, ताकि वो नए पार्टनर्स ढूंढ सके, नया मशीनरी ला सके, अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके और फिर तुम्हारा लोन दे सके। ये भी बोला गया रेक्टिफिकेशन में कि आप अपने लोन अकाउंट्स को रिव्यू करो और उसमें सुधार की जो भी गुंजाइश है वो करो। नया लोन देना है तो भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन अकाउंट्स को सुधारो। पहला आर समझ आया सभी को? लिख लिया सबने? कंज्यूमर्स को रेगुलर पेमेंट करने को बोला गया, है ना। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि जेन्युइन केस है तो बेशक और लोन भी दे दो, ताकि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके और फिर तुम्हारा लोन वापस कर सके। ठीक है, समझ आया? सेकेंड आर, अरे सेकेंड आर बी, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग याद है? जेन्युइन केसेस में रीस्ट्रक्चर कर दो लोन को। जेन्युइन केसेस में रीस्ट्रक्चर कर दो लोन्स को। अगर जेन्युइन लोन अकाउंट्स है तो क्या कर दो, क्या तो प्रिंसिपल में रिलैक्सेशन दे दो, इंटरेस्ट रेट को कम कर दो और ड्यूरेशन को बढ़ा दो, ताकि लोन रिपेमेंट आसान हो जाए। रीस्ट्रक्चर कर दो लोन्स को। हाँ, अगर जेन्युइन इश्यूज हैं तो आप लोन्स को रीस्ट्रक्चर कर दो। रीस्ट्रक्चर को बोलेंगे हिंदी में, एक सेकंड, पुनर्गठन, है ना, पुनर्गठन। इसके अंदर कुछ स्कीम्स थी, जैसे एक थी 525 स्कीम। अगर किसी का लोन टेन्योर 5 साल का है तो उसको 25 साल तक बढ़ा दो बेशक, है ना। एक थी S4A, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, है ना। एक थी CDR, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। एक थी SDR, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये पुरानी स्कीम्स होगी, तो मैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन सब में यही होता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है लोन को। स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वही डेट रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, लोन रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट कंपनीज के डेट को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। सस्टेनेबल स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, है ना, वही स्ट्रेस्ड एसेट्स को फिर से रीस्ट्रक्चर कर दो, सेम बात है। और 525 मतलब टेन्योर को बढ़ा दो, है ना। तो ये सारी जो स्कीम है ये रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड ही है, इसको लिख लो बस। आप मेंशन कर लो कि हाँ ऐसा कुछ टर्म हमने पढ़ा था। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट फिर आएगा तीसरा आर, तो ये वही है RRR, है ना। तीसरा आर है फिर रिकवरी। ठीक है, तीसरा आर है रिकवरी। तो रिकवरी होती है दो तरीकों से, एक होता है सरफेसी एक्ट, ठीक है, एक होता है सरफेसी एक्ट और एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। अब इनको बाद में समझेंगे, इनको समझेंगे, मतलब ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं मैं, है ना। बीच में 2019 में आरबीआई का एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क भी आया था 2019 के अंदर। ये अलग अलग फ्रेमवर्क लाता रहता है आरबीआई ना। आरबीआई का एक फ्रेमवर्क आया था जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क,
इसमें वही है कि एनपीए की प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए। तो इसके अंदर क्या किया गया था मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आया था ना अभी CDR, SDR, S4A, एक सेकेंड यार, और क्या था, एक और था ना 525। इन सब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इन सब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बोला गया कि अगर आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, इफ रीस्ट्रक्चरिंग is required then only one tool is there and that is the IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. कि Insolvency and Bankruptcy Code will be the sole scheme or will be the sole tool to restructure the loans. Insolvency and Bankruptcy Code. ठीक है, यही अकेला टूल रहेगा, बाकी सब ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए। क्योंकि सब में क्या हो रहा है आप देखो, रीस्ट्रक्चरिंग ही तो हो रही है इन सब में। तो अलग 70 टूल्स बनाने के बजाय एक ही टूल ले आए जिसका नाम था IBC। IBC रहेगा फिर आगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अरे ठीक है, और क्या बोला गया प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क में कि जितने भी लेंडर्स हैं, पहला पॉइंट तो ये था कि डिसकंटिन्यू कर दिया। दूसरा ये कि जितने भी लेंडर्स हैं यानी कि बैंक वाले हैं वो भी हैं, इनको 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी लोन है, मान लो 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी लोन है, ठीक है, लोन्स मोर देन 5 करोड़, इनका डेटा इनको अपलोड करना होगा क्रिल्क पोर्टल पे। ठीक है, दे हैव टू अपलोड ऑल द डेटा ऑन द क्रिल्क पोर्टल। 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी लोन दे रहे हो, क्रिल्क पोर्टल में हमें बताओगे आके कि भैया हमने 5 करोड़ से ऊपर का ये लोन दिया है, इन कैटेगरीज पे दिया है, इन उसमें दिया है कंडीशंस में। ठीक है, तीसरा प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क में तीसरी बात ये थी कि ऐसा कोई भी बोरोवर या कंपनी, मतलब बोरोवर कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, जिसने पहले कोई भी फ्रॉड किया हुआ है, उसका लोन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, उसका लोन जो है रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। फ्रॉड आदमी का रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, बेसिकली कहना ये है। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आगे चले। 2020 में आरबीआई ने एक और कमेटी बनाई जिसका नाम था केवी कामत कमेटी। केवी कामत कमेटी, केवी कामत को बोला गया कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें ये बताओ कि ऐसी कंपनीज जो कोरोना हिट इंडस्ट्रीज हैं, इनका एनपीए का क्या सीन है और इनको रीस्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाए, हाउ टू रीस्ट्रक्चर देम। 2020 में, ठीक है, केवी कामत ने ऐसे 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। 26 सेक्टर्स वर आइडेंटिफाइड जो कोरोना से बहुत ज़्यादा हिट है, जैसे पावर है, टूरिज्म है ना, हॉस्पिटल है, वो सॉरी हॉस्पिटैलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किया और अलग अलग उनको तरीके बताए कि हाँ ऐसे आप रीस्ट्रक्चर इनको कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रख के आरबीआई ने फिर फ्रेमवर्क दिए थे, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। उनमें क्या है वो जानने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, इन 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया और साथ में इनके रेजोल्यूशन को लेके भी कुछ प्लान्स बताए गए। फिर आरबीआई ने इन चीज़ों को ध्यान में रख के रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाए थे 2, ठीक है, 1.0 एंड 2.0। वो उसमें क्या है डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, कोरोना खत्म तो ये भी खत्म है ना, कोविड अगर अब नहीं है तो ये भी वो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क भी वापस ले लिया गया। वही था, उसमें सारी बात यही थी कि भैया और लोन दे दो या इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दो या ड्यूरेशन को बढ़ा दो, वही सारी बातें थी घुमा फिरा के, और कुछ नया नहीं था इसमें। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है?
चलो आगे चलते हैं तीसरे आर पे, है ना। 3 आर थे ना, क्या क्या थे, लिमिट पे पहुंच गए। अच्छा, और नहीं होगा ना इससे। चलिए आगे चलते हैं। तो आर में याद करो, रेजोल्यूशन के अंदर 2 बातें थी, एक था सरफेसी और दूसरा था आईबीसी। तो हम सबसे पहले देखेंगे सरफेसी एक्ट, सरफेसी अधिनियम, सरफेसी कानून, ठीक है। सरफेसी अधिनियम 2002 में आया था ये, है ना, 2002। समझा इसको। 1991 में कमेटी बनी थी जिसका मैं नाम 25 बार ले चुका हूं कम से कम, एम नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स, याद है बनी थी ना। एम नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो आपने कोई कोलैटरल रखा है ना, आपने कोई कोलैटरल रख के लोन लिया और लोन वापस नहीं दे रहे हो, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस कोलैटरल को बेचते हैं, लिक्विडेशन के लिए आते हैं। लेकिन फिर बोरोवर क्या करता है, बोरोवर कोर्ट चला जाता है। अब कोर्ट चला जाता है, कोर्ट के पास इतना टाइम होता नहीं है कि कोर्ट्स आर बर्डन, तो जनरली स्टे ऑर्डर दे देते थे। तो होता क्या था, वो बोरोवर वो कोलैटरल भी इंजॉय करता रहता था, लोन भी वापस नहीं देता था, और वो स्टे ऑर्डर के चक्कर में बैंक वालों की रिकवरी नहीं होती थी, है ना। तो क्या एम नरसिम्हन कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया कि बोरोवर्स क्या करते हैं, बोरोवर्स ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ में, और ये स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर लेते हैं, ऑब्टेन स्टे ऑर्डर्स ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है नीलामी, संपत्ति की नीलामी, ठीक है। लिक्विडेशन को क्या बोलते हैं, नीलामी। तो नीलामी के अगेंस्ट ये स्टे ऑर्डर ले लेते हैं बोरोवर्स। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इनके लिए अलग से कोर्ट्स बनानी चाहिए, सेपरेट कोर्ट्स, कि देयर इज अ नीड ऑफ सेपरेट कोर्ट्स। और उन कोर्ट्स को क्या नाम दिया गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स शुड बी एस्टैब्लिश, और इनकी रिकमेंडेशन को मान के DRTs को एस्टैब्लिश भी किया गया, है ना। DRT मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलेंगे ऋण वसूली न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल बोलते हैं ना न्यायाधिकरण, न्यायाधीश होता है न्यायाधिकरण, कोर्ट को क्या बोलते हैं, न्यायालय, न्यायालय से छोटा होता है न्यायाधिकरण, है ना। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से एस्टैब्लिश किए गए, बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया। डेट से रिलेटेड अगर आपको स्टे ऑर्डर लेना है तो DRT में जाओगे, केस ऑर्डिनरी कोर्ट केस नहीं देखेगा, ऑर्डिनरी कोर्ट केस देखेगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्ट क्या करता है, स्टे ऑर्डर दे देता है। बैंक वाला फिर कोलैटरल को नीलाम नहीं कर पाता, रिकवरी नहीं हो पाती उसकी, बैंक का NPA बढ़ता है, फिर NPA बढ़ता है तो सरकार बैंक वाले को दोष देती है। तो एम नरसिम्हन कमेटी से इसका जब सजेशन मांगा गया तो एम नरसिम्हन ने बोला सीधा सीधा कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेगी DRT के केस में, DRT का अलग ही बना दो, ठीक है, समझ आया। 1993 में DRTs एस्टैब्लिश किए गए और एक प्रॉपर सेटअप बना दिया गया। पहले DRT है, फिर अगर अपील के लिए जाना है आपको, आप अगर खुश नहीं हो तो DRAT में जाओगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाओगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है। DRAT क्या है, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, है ना। 1993 में पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। इसमें भी कंडीशन है, बताऊंगा क्या कंडीशन है अभी। हाँ, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, अपील के जरिए आप जहां जाते हैं। देखो ध्यान से समझना है इसको। बोरोवर गया DRT में, DRT ने बोल दिया बेच दो इसकी प्रॉपर्टी, बोरोवर बोलता नहीं मैं तो DRAT में केस करूंगा। तो DRAT में केस एक्सेप्ट ही तभी होगा जब आप अपने लोन का, आउटस्टैंडिंग लोन का 50% चुका दोगे, ठीक
ठीक है, ताकि हर कोई, ऐसे तो हर कोई अपील कर देगा, तो जो कहानी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में हो रही थी वही यहां होती रहेगी। तो डीआरएटी में अगर आपको केस एक्सेप्ट भी करवाना है ना अपना, डीआरएटी विल ओनली हियर दोज केसेस जहां पे एटलीस्ट 50% पेमेंट आ गई हो। अदरवाइज वो केस ही नहीं लेगा डीआरएटी। इससे क्या होगा, जो ऐसे फ्रिवलस कंप्लेन्स हैं इनको नहीं देखा जाएगा और इनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो केस और फर्दर डिले नहीं होगा। समझ आया? will only hear those cases in which 50% of the outstanding loans are paid. Will only hear those cases in which 50% of the outstanding loan is paid. At least 50%. भाई दिखे तो सही कि बोरोवर सीरियस है, पे करना चाहता है, तभी उसके केस को फिर फर्दर, तभी उसकी प्रॉपर्टी पे स्टे लगाया जाएगा, वरना प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये एम नरसिम्हन कमेटी 1 बनी थी 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके, फिर नेक्स्ट कमेटी बनती है 1998 में। अब ये 1998 में ये सेकंड कमेटी है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को लेके, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की ही कमेटी है ये। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि पहली बात तो डीआरटी अंडरस्टाफ्ड है। डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में स्टाफ नहीं है। स्टाफ ना होने की वजह से केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है, और केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा आने की वजह से यहां पे केसेस बहुत लंबे समय तक अटक जाते हैं। ठीक है, केसेस जो हैं काफी लंबे समय तक अटक जाते हैं। और सेकेंडली डीआरटीज के पास कोई पावर्स भी नहीं है एज सच, तो डीआरटीज नीड टू बी स्ट्रेंथेंड। कैसे स्ट्रेंथन किया जाए इनको, कि इनको लॉ से एक लॉ लाया जाए इनके लिए। कोई लॉ अगर आ जाएगा ना तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और वो लॉ क्या पास हुआ फिर? सरफेसी अधिनियम पास हुआ फिर। ठीक है, एंड देन सरफेसी एक्ट इन 2002 वाज पास्ड, जिसके तहत डीआरटी को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई। वो देखेंगे क्या पावर्स है। समझे सरफेसी क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। सरफेसी के अंदर लेंडर के पास ये पावर्स हैं कि जो भी प्रॉपर्टी अटैच की हुई थी उस प्रॉपर्टी को बेच के वो अपना लोन अकाउंट जो है उसको फुलफिल कर सकता है। सरफेसी के अंदर लेंडर्स के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। क्या पावर्स आ जाती हैं? एक सेकेंड। लेंडर्स आर एम्पावर्ड किस किस के लिए? एक तो वो लिक्विडेट कर सकते हैं अटैच्ड प्रॉपर्टी, जितनी भी अटैच्ड प्रॉपर्टी है उनको लिक्विडेट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कंपनी का लोन है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन कर सकते हैं। और अगर बस चले तो ये जो लोन अकाउंट होगा, कंपनी का जो लोन अकाउंट है या फिर जो असेट है, जो भी अंडरलाइंग असेट है, उसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी बेचा जा सकता है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होगी? जो उस असेट से बेच के वैल्यू निकाल लेगी कैसे ना कैसे, जो शैडो उसमें बताया था आप लोगों को, है ना, बताया था ना एक वो शैडो बैंकिंग के अंदर बताया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखेंगे, सरफेसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फार्म लोन्स, नॉट एप्लीकेबल ऑन फार्म लोन्स। मतलब किसान वापस नहीं देगा तो उसकी जमीन, उसका खेत नहीं बेचेंगे सरफेसी के अंदर। ठीक है, फार्म लोन्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर चाहे सरफेसी के अगेंस्ट कोई भी बोरोवर चाहे तो कहां जाएगा? डीआरटी में जाएगा। डीआरटी ने नहीं सुनी तो किधर जाएगा? डीआरएटी में जाएगा। लेकिन डीआरएटी में तभी जाएगा जब 50% लोन पे किया कर देगा जब।
अदरवाइज वो केस ही एक्सेप्ट नहीं होगा वहां पे। डीआरएटी से भी खुश नहीं है तो हाई कोर्ट, और उससे भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट। समझ आया? अब ये जो लेंडर्स हैं, कौन से लेंडर्स? हर कोई, मतलब मैंने ले रखा है तो मैं भी बेच सकता हूं तुम्हारी प्रॉपर्टी? नहीं। इसके अंदर क्या है? सबसे पहला तो सारे तरीके के बैंक आ जाएंगे, ऑल बैंक्स। ऑल बैंक्स आर क्वालिफाइड एज लेंडर्स टू यूज द SAFESI पावर्स। ठीक। सेकेंडली, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, याद है ना एक आप लोगों को HFCs बताए थे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसके अंदर क्या होगा? जो भी हाउस लोन्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो भी अटैच होंगे, दे कैन लिक्विडेट द असेट्स। एंड सेकेंडली, एनबीएफसीज वो जिनका 100 करोड़ से ज्यादा असेट्स हो जिनके पास, और लोन अमाउंट 50 लाख से ज्यादा। लोन अमाउंट इज ग्रेटर देन 50 lakhs। लोन अमाउंट इज ग्रेटर देन 50 lakhs और एनबीएफसी का असेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है? 50 लाख के ऊपर लोन। हाँ, लोन 50 लाख से ऊपर का होना चाहिए, तब एनबीएफसी बेच पाएगा प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है, तो ये आपका SAFESI खत्म होता है। SAFESI की लिमिटेशंस, IBC हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ आया? सारे बैंक, कमर्शियल, नॉन बैंक सब आते हैं इसमें, कोऑपरेटिव बैंक सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।